का मैं अभिनंदन करता हूँ। मैं आज 2 कार्यक्रम अटेंड किया। शायद कुछ आप लोग में से वहाँ अटेंड किए होंगे। नाहरलगुन में ट्रिम्स में तोमोरिबा जो हमारा हॉस्पिटल है, अरुणाचल का सबसे पहला मेडिकल कॉलेज में आज मोर्चरी वैन दे करके कार्यक्रम किया। फिर यहाँ मेरी माटी मेरा देश का कार्यक्रम किया। अब मैं आप लोगों को कुछ विशेष रूप से अभी अभी जो मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट जो संपन्न हुआ उसके बारे में संबंधित कुछ बातें रखना चाहता हूँ। आप सबको मालूम है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हमारा डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा टेम्पल है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी भारत है और भारत का संसद में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में कोई भी चीज़ चर्चा होती है, बहस होती है तो उसका बहुत बड़ा असर होता है और उससे लोगों को मैसेज भी जाता है। इस बार का पार्लियामेंट सेशन काफ़ी हंगामे में, काफ़ी डिस्ट्रप्शन में पार्लियामेंट को चलाना पड़ा। आप लोगों को भी इसका अंदाज़ा होना इसलिए ज़रूरी है कि मीडिया भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का रिपोर्ट्स मीडिया के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचाते हैं। एक ज़माना ऐसा था, पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग के लिए जो भी बीट होते हैं, जो मीडिया जर्नलिस्ट, जो भी मीडिया वाले, टेलीविज़न का ज़माना नहीं था, तो पार्लियामेंट में सुबह 9 बजे से लेकर के रात तक, कभी कभी रात का 12 बजे तक, जब तक पार्लियामेंट चलता है, वहाँ बैठ के रिपोर्टिंग करते हैं। उसको बोलता है पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग। पार्लियामेंट के अंदर में एक एक विषय पे चर्चा होती है, उसका रिपोर्टिंग बहुत बारीकी से होता है। आजकल पार्लियामेंट में कई चीज़ें होते हैं, लेकिन कुछ हेडलाइन बनाने के लिए मिसयूज करते हैं। कुछ पॉलिटिकल लीडर सब्सटेंटिव डिबेट एंड डिस्कशन में बिलीव नहीं करके एक ड्रामेटिक एक्शन करके, सेंसेशनलाइज करके और विषय को गंभीरता को नहीं समझते हुए पार्लियामेंट को डिस्ट्रप्शन करके हेडलाइन में आने के लिए मिसयूज करता है। तो ऐसा ही इस बार पार्लियामेंट सेशन में भी कोशिशें की गई। पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करने के बावजूद भी कई बिजनेस हमने पास किए हैं। कभी कभी आप लोगों को मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जैसे पार्लियामेंट में हंगामा हो गया बोल के बाहर में रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन अगर पार्लियामेंट एडजोर्न करते हैं तो 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट एडजोर्न करते हैं, फिर पार्लियामेंट कन्वीन होते हैं, बिल तो पास होता है। कभी कभी हंगामा में भी बिल पास करना पड़ता है मजबूरी में। तो विपक्ष ने, अपोजिशन पार्टी ने काफ़ी डिस्टर्ब तो किया, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट बिल्स इस बार पास किए हैं पार्लियामेंट में। एक तो जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का अमेंडमेंट बिल पास हुआ, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, ये आप लोगों के लिए भी बहुत रुचि का विषय है। इसमें जो आप डेटा रखता है, आप फेसबुक यूज़ करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं, आपका अपना वेबसाइट होते हैं, उसका सेफ्टी, उसका सिक्योरिटी, प्राइवेसी, ये सारा चीज जो जितना भी कंसर्न है, पब्लिक कंसर्न का जो भी चीज़ें हैं, उसको फुल प्रोटेक्शन देने का बिल पास हुआ। मीडिएशन बिल पास हुआ। अब छोटे छोटे सिविल केस, हर एक आदमी को कोर्ट में जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कोर्ट में जाने में एक तो खर्चा बहुत होता है, दूसरा समय बहुत लगता है। हर गरीब आदमी कोर्ट जा नहीं सकता है। कोई कोई लोग तो हाई कोर्ट का दरवाज़ा देख के डर जाता है।
पुलिस को देख के डर डर जाता है। तो हर चीज कोर्ट में जाने का जरूरत नहीं होना चाहिए। इसलिए मीडिएशन बिल हम लोग ने पार्लियामेंट में पेश इसलिए किया कि कई चीजें हैं जो फैमिली मैटर है, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, लैंड डिस्प्यूट है, और इंडिविजुअल जो आपका इंस्ट्रूमेंट एग्रीमेंट कुछ होता है उसका डिस्प्यूट्स होते हैं। कई चीजें हैं जो मीडिएटर के माध्यम से थ्रू मीडिएशन आप सुलझा सकता है केस को। मैं सिर्फ इतना डिफरेंस बताऊंगा। कोर्ट में क्या होता है, दो पार्टी होता है, दो वकील लड़ता है आपस में और जज फैसला करता है। मीडिएशन में जो जज होते हैं यानी कि मीडिएटर होता है वही फैसिलिटेट करता है कि आप दोनों मिल जाओ, आगे ऊपर नीचे करके मिल जाओ और केस को रफा दफा करो, सेटल कर लो। तो मीडिएटर जो है बेसिकली फैसिलिटेटर बन जाता है। हमारा देश में लगभग 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है। मीडिएशन बिल पास होने के बाद, अब तो पास हो गए हैं, अब मीडिएशन काउंसिल बनेंगे, मीडिएटर का पैनल बनाएंगे, ये सब करके मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारा जो पेंडिंग केसेस है मीडिएशन के थ्रू से सेटल हो सकते हैं। बहुत अच्छा बिल पास हुआ। मैं लंबा और जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि जैसे कोस्टल एक्वाकल्चर जो कोस्टल रीजन में फिशिंग करने के लिए, फिशिकल्चर के लिए नेशनल नर्सिंग एंड मिडवेफरी कमीशन बिल पास किए हैं, और हमने अनुसंधान मतलब रिसर्च फाउंडेशन बिल पास किए हैं। कई इम्पोर्टेंट हमने इस मॉनसून सेशन जो अभी अभी ख़त्म हुआ है उसमें पास किया है। एक चीज़ का मैं विशेष रूप से जिक्र करना चाहता हूँ। इस मॉनसून सेशन में ऑपोजिशन पार्टी ने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई थे। नो कॉन्फिडेंस मोशन ला करके हम लोग चर्चा किए और ऑपोजिशन पार्टी खुद फंस गई। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का बाद वो कोई ठोस सरकार का खिलाफ कोई भी अविश्वास प्रस्ताव का मूल रूप से कोई अच्छा पॉइंट्स रख नहीं पाया, और लास्ट में जब प्राइम मिनिस्टर ने पूरा जवाब दिया तो सारे ऑपोजिशन पार्टी भाग गए, वॉकआउट करके वो चले गए। तो इससे बहुत ऑपोजिशन पार्टी का छवि को नुकसान हुआ है। खुद नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं और जब प्राइम मिनिस्टर जवाब देते हैं तो फिर भाग जाते हैं। बड़ा किरकिरी हुआ है ऑपोजिशन पार्टी का। हम लोगों ने सरकार की ओर से 5 सीनियर मिनिस्टर्स ने इंटरवेन किया और हमारा लगभग 10 एमपीज को पार्टिसिपेशन का मौका दिया, और 5 सीनियर मिनिस्टर इंक्लूडिंग हमारा प्राइम मिनिस्टर मिला के हम लोग 6 सरकार की तरफ से इंटरवेंशन किया, और बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने सरकार का उपलब्धियों को हाउस में रखा और हाउस के माध्यम से देश के सामने में रखा। तो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में एनडीए सरकार का 9 साल पूरा होने के बाद भारत के लोगों में हमारे सरकार के प्रति विश्वास और बढ़ी है। इस बीच में एक दुखद घटनाएं जो मणिपुर में हो रहे हैं उसको लेकर के ऑपोजिशन पार्टी ने पॉलिटिकल इशू बनाने का कोशिश किया। शुरू से पहला ही दिन से हमने कहा कि मणिपुर पे हम चर्चा करना चाहते हैं। जब चर्चा करना चाहते हैं तो ऑपोजिशन पार्टी फिर बहाना मारते हैं, फिर बोलता है पहले प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट दो, पहले ये करो वो करो, बहाना करके चर्चा करने नहीं दिया। वो इशू बनाने के लिए, मणिपुर इशू को लगातार जलाते रहने के लिए इन्होंने बदमाशी किया। नहीं चाहिए, ये देश के लिए शर्म की बात है। पहले दिन से हम लोगों ने कहा कि मणिपुर पे चर्चा करना है, बहाना करते गए और जब पीएम बोले वो भाग गए। तो ये अपोजिशन पार्टी का बहुत ही निंदनीय काम किए हैं। और मणिपुर का घटना को मैंने लोकसभा में अपने जब बात रखते समय बताया भी है। होम मिनिस्टर साहब ने विस्तार से बताया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट का फ्लोर से कहा कि भारत के लोग मणिपुर के साथ रहे। उसको बहुत गहराई से सीरियसली आपको इस चीज को देखना होगा। ये कोई राजनीति खेलने का चीज नहीं है। मणिपुर में
मैते कम्युनिटी और कुकी जो और मार और वहाँ प्राइमरीली कुकी जो मार और चार कम्युनिटी ब्लॉक है उसमें। तो मेनली जो कुकी, जो मणिपुर में जो कुकी रहते हैं, उनका और मैते के बीच में कई सालों से प्रॉब्लम चलते आ रहे हैं और पिछले 9 सालों में एक के बाद एक शांति लाते गया, शांति आते गया। मणिपुर इतने सालों से जल रहा था, शांति होते गया, लेकिन अचानक 3 मई को एक घटना हो गई है। आप लोग सब जानता है बैकग्राउंड। मणिपुर हाई कोर्ट से एक ऑर्डर पास करने के बाद उसका रिएक्शन से फिर काउंटर रिएक्शन करके जो घटना हुआ, हिस्ट्री आप लोग सब जानते हैं। उसके बाद पूरा कुकी कम्युनिटी और मैते कम्युनिटी के बीच में जो टसल हुआ वो वायलेंस में एक तब्दीली हुआ है। बहुत ही दुख हम लोग सबको लगता है कि कई जाने चले गए हैं। जब कोई भी क्लैश वायलेंस का फॉर्म में आ जाते हैं तो ये सबके लिए बहुत ही ये दुख, ये बात ये इसलिए है कि जाने जाते हैं, इसमें लाइफ जाते हैं, कई लोगों का जाने गए हैं। तो जब कुकी और मैते का जो क्लैश हुआ, आर्म्स यूज किया गया, वायलेंट मीन से एक दूसरे का ऊपर प्रहार किया गया, तो ऐसा समय में हम लोग को क्या करना चाहिए? 2 चीज करना होता है। एक तो वहां के कुकी और मैते दोनों समुदाय को हम अपील करें कि आप वायलेंस ना करें, हथियार ना उठाएं, एक दूसरे के खिलाफ हमला ना करें, ये अपील करना होता है। दूसरा, हम सिक्योरिटी फोर्सेस के माध्यम से दोनों के बीच में शांति लाने के लिए हम ग्राउंड लेवल में जाके काम करें। 2 तरीका होते हैं। तो अपोजिशन पार्टी अपील करने की जगह में वो और भी आग में घी डाल रहे हैं और एक का पक्ष लेके बात करते हैं, दूसरे का पक्ष लेके बात करते हैं और बदनाम करते हैं मणिपुर को। जब वहां 2 कम्युनिटी के बीच में इतना डेडली क्लैश हुए हैं तो सबसे पहले अपील करना चाहिए। मैंने भी शुरू में अपील किया था। मैं नॉर्थ ईस्ट एमपीज फोरम का चेयरमैन भी हूं। मैंने अपना फोरम के माध्यम से, नॉर्थ ईस्ट एमपीज फोरम के माध्यम से मैंने अपील किया मणिपुर के जनताओं को, खास करके हमारे मैते और कुकी कम्युनिटीज को अपील किया कि शांति और बातचीत ही एक तरीका है। वायलेंस कोई समाधान नहीं ला सकते हैं समस्याओं का। हमने अपील किया लेकिन माना नहीं, अनफॉर्चुनेटली वायलेंस चलते गया और बहुत डीप रूटेड जो प्रॉब्लम्स और डिफरेंसेस है उसको लेते हुए वो लोग एक दूसरे के प्रति बहुत गलत तरीके से हमला किए और कई जाने चले गए। तो ऐसे समय में भारत सरकार ने फोर्सेस और जो तरीके से जो करना तक किया, लेकिन केयरफुली हैंडल किया है। कोई आर्मी या सेंट्रल फोर्सेस का गोली से कोई सिविलियन नहीं मरा, क्योंकि बहुत केयरफुली हैंडल किया है। और राहुल गांधी बोलता है कि आर्मी को 24 घंटा में लगा कि शांति जबरदस्ती लाओ। आर्मी ऐसे अंधाधुंध पब्लिक को, इनोसेंट आदमी को गोली नहीं मार सकते हैं। यहाँ इतना 2 प्रोमिनेंट कम्युनिटी एक स्टेट का आपस में हथियार के माध्यम से प्रहार कर रहे हैं और अगर वहाँ आर्मी अंधाधुंध गोली चलाएंगे, ऐसा कोई तरीका नहीं होता। बहुत मैच्योर तरीके से हैंडल करना होता है। MOS होम, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम 23 डेज मणिपुर में कंटिन्यूस रहा है और गृह मंत्री होम मिनिस्टर 4 दिन वहां खुद बैठ करके अपील किया, सबसे मिला। जब वो वहां 800 से ज्यादा नागा कुकी क्लैश में मारे गए थे, कितने वहां क्लैशेस अनगिनत महीने 4-5 महीने तक बंद रहता था मणिपुर में, कितना हजारों जाने चले गए। कोई कांग्रेस के जमाने में मिनिस्टर तो छोड़ दीजिए, ज्वाइंट सेक्रेटरी भी छोड़ दीजिए, ज्वाइंट सेक्रेटरी डायरेक्टर तक भी नहीं जाता था। यहाँ तो होम मिनिस्टर खुद जाके वहां बैठा है और वो सवाल करते हैं हमको। आज तक नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद
नया मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म नहीं हुआ है नॉर्थ ईस्ट में। अनफॉर्चुनेटली इतना मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो अंडरग्राउंड इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन जितने भी फॉर्म किए हैं, और अरुणाचल में भी आपने देखा होगा कुछ फॉर्म किए हैं, सबसे ज़्यादा मणिपुर में फॉर्म किए थे। वो किसके समय में फॉर्म किए? कांग्रेस का समय में, क्योंकि कांग्रेस बातचीत ही नहीं करते थे, इतना एरोगेंट था। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, ट्राइबल लोगों को तो आदमी ही नहीं मानते थे कांग्रेस पार्टी। इसलिए उस जमाने में इतना इंसर्जेंसी होता था और इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशंस का जन्म हुआ है नॉर्थ ईस्ट में। मोदी जी के आने के बाद एक भी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म नहीं हुआ, बल्कि 8,000 से ज़्यादा हमारा इंसर्जेंट जितना भी जो यूथ भटक गए थे वो हथियार समेत सरेंडर करके वापस आए हैं। कई इंसर्जेंसी ग्रुप्स सरेंडर करके सरकार के साथ समझौता करके सस्पेंशन ऑपरेशन के माध्यम से बाद में MOA करके सरेंडर करके डिसबैंड किया है। तो शांति तो अभी आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली जो मणिपुर में एक जो घटना आज एक स्टेट मणिपुर में जो हुआ है, इसको सब मिलकर के अपील करना चाहिए। मैंने आज तक सुना ही नहीं कोई अपोजिशन पार्टी कि झगड़ा मत करो, एक दूसरे को मारा मारी मत करो, शांति लो, ऐसे अपील करता नहीं। आंख में घी डालने का इसलिए काम करते रहते हैं। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। और नॉर्थ ईस्ट के लोगों के प्रति प्राइम मिनिस्टर ने जो प्यार दिखाया है, जो सपोर्ट करते हैं, जितना नॉर्थ ईस्ट को मदद मिल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से, आप मालूम ही है। कभी पॉलिटिकल मीटिंग में भी हम लोग जिक्र करते हैं, डेवलपमेंट मीटिंग में भी जिक्र करता है। मैं तो जब लोकसभा में पहले बार MP बना, सिर्फ 15% गांव में रास्ता था अरुणाचल में, सिर्फ 15% में। एक भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में डबल लेन रोड नहीं था अरुणाचल में। आज आप सोच के देखिए, अरुणाचल प्रदेश का हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ऑलमोस्ट सब में डबल लेन रोड पहुंच चुका है। एक दो जगह थोड़ा जो कॉन्ट्रैक्टर का डिले की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है, लगभग हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में डबल लेन पहुंचा चुका है। अरुणाचल में एयरपोर्ट बन चुका है, रेलवे स्टेशन बन चुका है, और अभी बॉर्डर में भी सब कनेक्टिविटी हो चुका है। 95% से ज्यादा गांव में रास्ता बन चुका है। कुछ गांव एक दो बचा है, वो भी किसी कारण से, कहीं DPR का प्रॉब्लम, कहीं केस है, कहीं किसी ना किसी प्रॉब्लम से सिर्फ 5% लगभग गांव में अभी रास्ता बनाना बाकी है। ये सिर्फ पिछले, आप सोचिए हमारा टेन्योर जब हम MP बना उसी समय का ये कहानी है। और मोदी जी जब से प्राइम मिनिस्टर बन गए तब से कम 10 टाइम्स स्पीड से नॉर्थ ईस्ट में काम चल रहा है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है, ये मोदी जी का नेतृत्व में पूरा प्रायोरिटी नॉर्थ ईस्ट को दे के काम कर रहा है, इसलिए आज ये देखने को मिल रहा है। और बाकी में जब स्कीम काउंटिंग करके बताएंगे तो आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा। लेकिन अभी मैं आप लोगों को प्रेस ब्रीफिंग में पूरा स्कीम वाइज नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। इतना स्कीम है कि बताने। सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला प्रदेश में से एक बन गया है नॉर्थ ईस्ट में। हाईएस्ट रोड कनेक्टिविटी और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर का हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट भारत सरकार की ओर से नॉर्थ ईस्ट के अंदर में अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है। यहाँ पेमा खांडू जी के नेतृत्व में जितना भी स्कीम इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है, मैं खुद भी रिव्यू लेते रहता हूँ, इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा हो रहा है। मैं सिर्फ एक अपील करना चाहता हूँ, ये अपील सबके लिए है। यहाँ अरुणाचल में जितना कर्मचारी है, जो लोग नौकरी करते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, मैं सबको कहना चाहता हूँ कि पब्लिक का पैसा हम लोग इतना तकलीफ से पैसा लाता है, इसको कोई मिसयूज ना करे। किसी ऑफिस में करप्शन आने ना दे। करप्शन आएगा तो एक्शन होगा, चाहे वो APCS का पेपर लीकेज हो, चाहे वो किसी टेंडर का माध्यम से कोई काम का एग्जीक्यूशन हो, या डिपार्टमेंट से कोई स्कीम चला रहा हो, वेलफेयर की स्कीम। कोई करप्शन या गलत तरीके से काम करने का कोशिश ना करें। आपने देखा होगा पेपर लीकेज को लेकर के कितने लोग जेल में हैं, लाइफ खत्म हो गया, क्या फायदा है। हम लोग देश के लिए, प्रदेश के लिए इतना दिन रात काम करते हैं। जो ऑफिस में काम करते हैं, आपको दरमा मिलता है,
आपको तनख्वाह मिलता है, घर मिलता है, ऑफिसर को गाड़ी मिलता है, पेंशन भी मिलेगा, फिर ये क्यों चोरी करते हैं, करप्शन क्यों करते हैं? आप पेपर लीकेज में इन्वॉल्व होता है और सरकार को बात सुनना पड़ता है। मैं 1 रुपया खाता नहीं हूं, किसी को खाने नहीं देता हूं, इतना मेहनत करता हूं, लेकिन हम लोग का जानकारी के बाहर कोई छुप के कोई गड़बड़ करता है, फिर सरकार को बात सुनना पड़ता है। बहुत टफ हम लोग एक्शन ले रहा है, भारत सरकार भी और राज्य सरकार भी। कोई करप्शन ना करे। अभी आप देखा नहीं होगा कोई एमएलए और पॉलिटिकल लेवल में करप्शन किया, अभी तो आप सुनाई नहीं देगा। तो ऑफिसर लेवल में भी करप्शन नहीं होना चाहिए, और करप्शन होगा तो एक्शन होगा, फिर बाद में लाइफ आप ट्रेजेडी में नहीं गुजरना है, क्योंकि एक बार गलत काम किया तो फिर तो एक्शन तो होगा। लाइफ बर्बाद है, क्या फायदा है आप 1-2 लाख कमाने का चक्कर में पूरा फैमिली का नाम बर्बाद, आपका नींद खत्म, लाइफ टाइम बदनामी का नाम से आपको गुजरना पड़ेगा। कोई भी ऑफिसर, कोई भी रिस्पॉन्सिबल आदमी या कोई भी पॉलिटिशियन गलत काम करेगा तो एक्शन होगा। ये हमारा सरकार, मोदी जी का सरकार ऐसा नहीं कि हमारा पार्टी का इसलिए उसको बचाएगा, ऐसा नहीं है। कोई भी गड़बड़ करेगा नहीं बचाएगा। इसलिए अंत में पब्लिक को भी मैं अपील करता हूं कि आप भी अलर्ट हो जाइए। आपके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और जब कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसको कोई डिस्टर्ब करता था, आप लोग बोलिए कि ये पब्लिक का वेलफेयर का काम है, इसको डिस्टर्ब मत कीजिए। कभी कभी कोई प्रोजेक्ट रास्ता बनाता है या कोई मेजर प्रोजेक्ट बनता है पब्लिक के लिए, 2-3 ग्रुप आ जाता है, फिर उसको केस दे देता है या वो डिस्टर्ब करता है। जेन्युइन चीज़ को आप जरूर कंप्लेंट दे सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं, कोर्ट है, लेकिन बिना मतलब से कोई बुलडोजर का चाबी छीन के ले जाएगा, कोई ऑफिस में ताला लॉक कर देगा, काम करने नहीं देगा, ऐसे नहीं करना है। सब मिलकर के ही अरुणाचल को आगे बढ़ाना है। हमने आज से लगभग 20 साल पहले, मैं बहुत यंग था, तब एक नारा दिया था कि अरुणाचल इंडिया का नंबर 1 स्टेट बन सकता है और बनना है, ये हमने नारा दिया था। और उस समय जैसे मैंने कहा, अरुणाचल में 15% गांव में ही सिर्फ रास्ता था। आज पर कैपिटा इनकम में हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब रास्ता बन रहा है, बिजली, सड़क, पानी, मेन चीज पहुंच रहा है। अब नेक्स्ट फेज में इनकम जनरेशन का हम लोग ध्यान देंगे। तो मुझे लगता है कि अगले 6-7 साल तक में अरुणाचल वन ऑफ द टॉप जीडीपी पर कैपिटा इनकम में हम लोग शामिल हो जाएंगे। और जो बड़ा बड़ा 4-5 प्रोजेक्ट अरुणाचल में जो चल रहा है, अभी योजना तैयारी की है, वो जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो मेरा जो सपना था, मैंने 20 साल पहले नारा लगाया था कि अरुणाचल प्रदेश विल बी नंबर 1 स्टेट इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम, वो अगले 7-8 साल तक में रियलाइज होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे वो पब्लिक लीडर हो, चाहे वो समाज सेवक हो, चाहे आम जनता, कोई भी हो, सबको मिलकर के अरुणाचल को बनाना है। आज मेरी माटी मेरा देश, कि मैंने शुरू में बताया आपको कि गिनती करके बताना मुश्किल है, लेकिन क्योंकि आपने रोड के बारे में जिक्र किया, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मैं रोड स्कीम हो या कोई भी डेवलपमेंट स्कीम के बारे में जब बताता हूँ, लोगों को क्यों पता नहीं चलता है, तो या मीडिया के माध्यम से लोगों तक तो बात नहीं पहुँचता है, क्या कारण होगा वो आप लोग ही सोचिए। क्योंकि मान लो मैंने किसी डिस्ट्रिक्ट में एम्बुलेंस दिया, जैसे कि आज एक डेड बॉडी वगैरह कैरी करने के लिए मॉर्चुरी वैन दिया, लोगों को पता नहीं चलता है। जहां मैं एम्बुलेंस देता हूं, उसी का आदमी नेक्स्ट डे आके हमको बोलता है हेल्थ सेक्टर में हमारा डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ कीजिए ना, बोलता है कल ही दिया है, तो पता ही नहीं चलता है। किसी ना किसी रूप से हर गांव में स्कीम पहुंचता है, रोड के सेक्टर में तो है ही है, तो ये पता क्यों नहीं चलता, आप बताइए। मनोज जी, आप तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इतना काम करने के बावजूद भी अगर कोई पूछता है कि किरण रिजिजू ने हम लोग को क्या दिया, तो कौन जिम्मेदारी है नहीं बताने का। इतना स्कीम देता है, वहां पहुंच भी रहा है, लेकिन वो लोगों को पता नहीं चलता, उसका जिम्मेदारी कौन है, ये बताइए।
सर आप ही बता दीजिए एक बार, कम से कम जिम्मेदारी तो कोई नहीं लेगा आज अरे आपका। मैं तो सेवक हूँ, आप लोगों ने मुझे दिल्ली में भेजा है काम करने के लिए। मैं तो कोई पता चले ना चले, मैं तो अपना काम करते रहूँगा। वो बताने का जिम्मेदारी किसका है, वो फिक्स कर दीजिए। मेरे लिए तो क्या है, नहीं बताने से भी लोगों तक फायदा पहुंच रहा है तो मैं खुश हूँ। मनरेगा का स्कीम गांव में पहुंच रहा है, किसी गरीब का घर बन रहा है, किसी गरीब का घर में बिजली जला रहा है, हम मोबाइल फैसिलिटी दे के वो मोबाइल फ़ोन में बात कर सक रहा है, 4G नेटवर्क दे रहा है, घर में पानी पहुंचा रहा है, गैस पहुंचा रहा है, फ्री में चावल पहुंचा रहा है घर में। जो चाहिए इंसान को जीने के लिए हर चीज़ हम लोग दिन रात मेहनत करके पहुंचा रहा है। फिर भी अगर कोई पूछता है कि क्या दिया है, तब तो फिर वो जिम्मेदारी किसी को तो लेना पड़ेगा। मेरा काम तो क्या है, पब्लिक के लिए काम करना, खबर देना तो आपका काम है। सर ग्राउंड रिसर्च में ऐसा पाया जा रहा है कि अभी जो फ्री राइस डिस्ट्रीब्यूशन है अभी वो नहीं दे रहे हैं, और कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट से भी ये राइस का जो मतलब जो देना होता है सप्लाई वो बंद किया। जहाँ जहाँ नहीं दिया वो जो डिस्ट्रीब्यूटर और जो वहाँ रिस्पॉन्सिबल लोगों का खिलाफ में कार्रवाई करेगा। किरण साहब रोड का बता दीजिए ना, आप फिर गोल मोल जवाब दे रहे हैं। रोड में अभी 900 समथिंग प्रपोजल में से 700 शायद 59 करोड़ कुछ रिलीज अभी जो अप्रूव हुए हैं, उसमें अरुणाचल का जो पुराना गांव का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से बियॉन्ड सर्कल और सर्कल से गांव का जो पुराने रास्ते हैं उसका अपग्रेडेशन भी है, और उसमें कहीं कहीं में उसमें ब्लैक टॉपिंग का भी है, कंक्रीट करने का भी है, कुछ कुछ जगह में रीअलाइनमेंट का भी है। तो मैं मानता हूँ कि ये अभी ये बारिश सीजन चल रहा है, ख़त्म होते ही इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाना चाहिए। और फ्रंटियर हाईवे का भी कल नितिन गडकरी जी के साथ मिलकर के हमने एक रिव्यू मीटिंग लिया, उसका भी कुछ अलाइनमेंट और कुछ कॉस्ट का इशू, कुछ कुछ जगह में बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ रहा है, तो ये बताया गया कि नया टेक्नोलॉजी लगा के कॉस्ट कम कर सकता है क्या, तो उसका भी कल रिव्यू मीटिंग लिया था। रोड सेक्टर में तो अरुणाचल में काफ़ी काम हुआ है।